तो कहानी के शुरुआत पे हमें पोल रिनॉइड को दिखा होता है। वो लिंजिन को बदनाम करने के लिए रिपोर्टर के सामने झूठ कहने लगता है कि कैसे लिंजिन ने उसे चोट पहुंचाया है। तभी उसकी ये बातों को सुनने के बाद और सभी रिपोर्टर को यहाँ पे देखने के बाद सुजिन थोड़ी शॉक हो जाती है। वो अपनी चेहरे को कैमरे से छुपाते हुए मन ही मन में कह रही होती है, ओह नो, ये सही नहीं हो रहा है। लिंजिन मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए आगे आया था। अगर वो उसे भी झूठ कह के उसे बदनाम कर देता है तो उसका लाइफ पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। फिर उसके बाद ही वो ये सब कुछ सोचते हुए वो सभी रिपोर्टर को कह रही होती है, नहीं, ये सच नहीं है। ये आदमी जो कुछ भी कह रहा है वो सब कुछ झूठ है। ये आदमी असल में मुझे फैशन कंपटीशन पे पार्टिसिपेट करने से रोकना चाहता है। सुजिन की ये बातों को सुनने के बाद पोल रिनोइड सू सिटी के मेयर और लिंजिन के दोस्त को कह रहा होता है, जल्दी से ये दोनों को अरेस्ट कर लो। और हमें लिंजिन के दोस्त को दिखा होता है, वो पोल रिनोइड के फेस को पकड़ के दूर फेंक देता है और लिंजिन के सामने आता हुए कह रहा होता है, मिस्टर क्यून, मुझे माफ करना। मैंने ही आपको इन्वाइट किया था पर मैंने उम्मीद नहीं किया था कि आप इस तरह के प्रॉब्लम पे फंस जाएंगे। और वही साइड पे सू सिटी के मेयर कह रहा होता है, मिस्टर क्यून, हम सच में आपसे माफी चाहते हैं। मैंने उम्मीद नहीं किया था कि हमारे सू सिटी पे आप इस तरह के प्रॉब्लम फेस करेंगे। तभी वो सभी की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद साइड पे रहे पोल रिनोइड बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है। वो कंफ्यूजन में कह रहा होता है, क्या मिस्टर क्यून, ये कौन है? क्या ये बंदा गरीब स्टूडेंट नहीं है? और वही साइड पे रहे जाओ चार्ली कह रहा होता है, मेयर, आप कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं ना? ये बंदा तो सिर्फ एक गरीब स्टूडेंट है जो पता नहीं अचानक से कहां से यहाँ पे आ गया। उसकी ये बातों को सुनने के बाद सू सिटी के मेयर अपने गंभीर आवाज में कह रहा होता है, तुम गवर्नमेंट के इतने हाई पोजीशन पे हो पर तुमने मिस्टर क्यून के बारे में नहीं सुना? क्या तुम्हें पता है जापान के कमादा, साउथ अफ्रीका के बेकेनर फैमिली और साउथ कोरिया के टॉप टाइकून को किसने डिस्ट्रॉय किया था? यही मिस्टर क्यून। मेयर के मुंह से ये बातों को सुनने के बाद पोल रिनॉइड के फटके हाथ पे आ जाता है। वो बहुत ही ज्यादा पैनिक होने लगता है, पूरे शरीर पे पसीना आ रहा होता है। वो अपनी कांपती आवाज में कह रहा होता है, क्या ये कैसा हो सकता है? क्या ये इंसान वही वो ऑलमाइटी मिस्टर क्यून है? तभी लिंजिन के नाम को सुनने के बाद वो सभी को इतना शौक होता हुआ देखने के बाद लिंजिन के साइड पे रहे सुजिन भी थोड़ी शौक हो जाती है। वो विश्वास नहीं कर पा रही होती है कि लिंजिन इतना पावरफुल आदमी है। तभी लिंजिन पोल रिनॉइड को कह रहा होता है, तूने अभी तक जो कुछ भी किया है वो सब कुछ सिर्फ एक एक्सक्यूज है। तेरा असली टारगेट ये है कि तू सुजिन को कंपटीशन पे पार्टिसिपेट करने नहीं देना चाहता है क्योंकि तुझे डर है कि उसकी किसी कंपटीशन पे तेरे डिजाइन को बहुत ही आसानी के साथ हरा सकती है। लिंजिन की ये बातों को सुनने के बाद पोल रिनॉइड चिल्लाते हुए कह रहा होता है, तुम इस तरह की बकवास बातें करके क्या साबित करना चाहते हो? क्या तुम मुझे बदनाम करना चाहते हो? और सबसे बड़ी बात, तुम मिस्टर क्यून हो तो क्या हुआ? मेरे जैसे इनोसेंट पर्सन को बदनाम करने का तुम्हें हक किसने दिया है? मैं पिनेकल ग्लोबल फैशन ब्रांड को रिप्रेजेंट करता हूँ। हमारी जो एनुअल इनकम है वो सब तुम सभी की जिंदगी के प्राइस से भी ज्यादा हाई है। मेरे जैसे नोबेल ब्लड लाइन चाइनीज कंट्री वंकिन के डिजाइन को डिस्ट्रॉय करके कंपटीशन पे फर्स्ट प्लेस हासिल करना चाहता हूँ। कौन भी पास करेगा? पोल रिनॉइड की ये बातों को सुनने के बाद साइड पे जितने सारे रिपोर्टर थे वो सभी अपना अपना बातें करने लगता है। वहीं पे एक लड़की कह रही होती है, अरे हाँ, ये भी सही है। पोल रिनॉइड की कंपनी पे वर्ल्ड क्लास डिजाइन टीम है तो वो यहाँ पे आके किसी दूसरे के डिजाइन को डिस्ट्रॉय क्यों करेगा? वो सभी रिपोर्टर की ये बातों को सुनने के बाद सुजिन पोल रिनॉइड के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो दांत पीसते हुए मनी मन में कह रही होती है, ये आदमी कितना डिस्पिकेबल है। वो अपने पावर और स्टेटस को यूज करते हुए दूसरे को बुली कर रहा है। पोल रिनॉइड हंसते हुए कह रहा होता है, अरे तुम सभी चाइनीज बैकवर्ड कंट्री से बिलोंग करते हो तो तुम सभी के ट्रेस डिजाइन मेरे कंपनी के ग्रोथ को कैसे रोक सकता है? तभी उसकी ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन अपने कान को खुजलाते हुए सभी को कह रहा होता है, गाइस, सभी इस बंदे के एरोगेंट फेस को याद रखना क्योंकि बहुत जल्द यही बंदा एक अगली फेस बना के रोने वाला है। फिर उसके बाद ही वो अपने साइड पर अपने दोस्त को कह रहा होता है, सुदाई, तुम फ्रेंच इंटरनेशनल हेरिटेज और फैशन आर्ट शो के साथ कनेक्ट करो। लिंजिन की ये बातों को सुनने के बाद उसका दोस्त लिंजिन को उस फैशन शो के चेयरमैन के साथ वीडियो कॉल पे कनेक्ट कर देता है। और वीडियो कॉल पे चेयरमैन को देखने के बाद सामने रहे पोल रिनॉइड बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है, पैनिक हो जाता है। वो अपनी कांपती आवाज में कह रहा होता है, चेयरमैन? और वही साइड पे रहे लिंजिन कह रहा होता है, हेलो चेयरमैन, क्या आपने उस पर्सन को कैप्चर कर लिया है? लिंजिन की ये बातों को सुनने के बाद वीडियो कॉल पे रहे वो चेयरमैन कह रहा होता है, मिस्टर क्यून, आपके वो वार्निंग के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमने वो पर्सन को अरेस्ट कर लिया है जो हमारे कॉमेडी पे छुपा हुआ था और सबसे बड़ी बात, उसने ऑलरेडी सब कुछ हमें कन्फेस कर दिया है। फिर उसके बाद ही चेयरमैन उस पर्सन के चैट हिस्ट्री को दिखाने लगता है जिस पर्सन को अरेस्ट किया था। उस पर्सन के चैट हिस्ट्री पे हमें दिखाया जाता है कि उसने पोल रिनॉइड के साथ बात किया था, एक डील किया था। और डील ये था कि वो पर्सन पोल रिनॉइड को कंपटीशन के इंटरनल इन्फॉर्मेशन को रिवील किया था। और इन्फॉर्मेशन ये था कि एक चाइनीज लड़की ने एक बहुत ही अच्छी डिजाइन सबमिट किया है जो पोल रिनॉइड की कंपनी के डिजाइन को टक्कर दे सकती है। फिर उसके बाद वो दोनों चैट पे वॉइस मैसेज भेजते हुए प्लान करने लगता है कि वो चाइनीज लड़की की डिजाइन को कैसे डिस्ट्रॉय करना है।
फिर उसके बाद ही हमें दिखा होता है कि पोल रिनॉल्ड की इतना घिनौना सच सभी रिपोर्टर के सामने, सभी बड़े बड़े लोगों के सामने रिवील हो जाता है। वो इतना शर्मिंदा हो जाता है कि वो अपने कान को ढक लिया होता है। वो अचानक से उस लैपटॉप को डिस्ट्रॉय करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, जिस लैपटॉप पे वो चेयरमैन वीडियो कॉल पे बात कर रहा होता है। वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है, ये जल्दी से बंद करो, ये सब कुछ फेक है, ये एआई से बनाया गया झूठ है। पर तभी अचानक से हमें दिखाता है कि उसके पीछे 2 पुलिस ऑफिसर आ जाता है और उसके दोनों हाथ को पकड़ के उसके फेस को जमीन पे गाड़ देता है। एक पुलिस ऑफिसर कह रहा होता है, मिस्टर पोल, संदेह किया गया है कि आप इलीगल काम के साथ जुड़ा हुआ है, उसके साथ साथ आप किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करने का कोशिश किया है, तो इसलिए प्लीज हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए और हमारे साथ आइए। उस पुलिस ऑफिसर की ये बातों को सुनने के बाद पोल रिनॉल्ड रेसिस्ट नहीं करता है। वो फुट फुट के रोने लगता है, मन ही मन में कह रहा होता है कि खत्म, सब कुछ खत्म, मैंने इतना मेहनत से जो कंपनी को खड़ा किया था वो सब कुछ खत्म। वो ये सब कुछ सोच रहा होता है, पर तभी अचानक से लिंजिन उसके सामने आते हुए कह रहा होता है, क्या तुझे सच में लगता है कि एक मशीन उस डिजाइन को हरा सकता है जिस डिजाइन को बनाने के लिए एक लड़की अपनी आत्मा उस डिजाइन पे डाल दिया था। सीन शिफ्ट है में कुछ मिनट के बाद का सीन दिखा आता है। पोल रिनॉल्ड के मैटर को सॉल्व करने के बाद सू सिटी के मेयर रिपोर्टर के सामने आते हुए कह रहा होता है, मैं सू सिटी के गवर्नमेंट के तौर पे सभी मीडिया के सामने एक बहुत ही बढ़िया न्यूज शेयर करने वाला हूँ। चाइनीज कल्चर और डिजाइन को बढ़ाने के लिए और दुनिया के सामने रखने के लिए मिस्टर क्यून ने डिसाइड किया है कि 1 बिलियन युआन इन्वेस्ट करने वाला है और इस प्रोजेक्ट का जो फर्स्ट डिजाइन रिलीज होने वाला है वो जीनियन पेविलियन का केसी है। और सबसे बड़ी बात, इस डिजाइन को जिसने क्रिएट किया है वो कोई और नहीं बल्कि मिस सुजिन है। उसके साथ ही साथ मिस सुजिन इस प्रोजेक्ट का ऑफिशियल एम्बेसडर और चीफ टेक्निकल एडवाइजर रहेगी। तभी सू सिटी के मेयर के मुंह से ये बातों को सुनने के बाद भाई पे जितने सारे रिपोर्टर थे वो सभी सुजिन को घेरते हुए कह रहा होता है, मिस सू, अभी इस मोमेंट पे आप कैसे फील कर रही है? एक दूसरा रिपोर्टर कह रहा होता है, मिस सू, क्या मैं जान सकता हूँ कि आप इतने सालों से कैसी डिजाइन कर रही है? तभी एक साथ वो सभी रिपोर्टर को उसके आसपास घेरता हुआ देखने के बाद, वो सभी की बातों को सुनने के बाद सुजिन थोड़ी शौक हो जाती है। जब वो पीछे खिसकने लगती है, अचानक से उसकी पैरों पे पैर लग के नीचे गिरने लगती है। पर तभी अचानक से उस जगह पे समय रहते लिंजिन आ जाता है। वो सुजिन की कमर को पकड़ के सुजिन को जमीन पे गिरने से बचा लिया होता है। वो सुजिन की आंखों की तरफ देखते हुए कह रहा होता है, नर्वस फील मत करो, ये तुम्हारी मोमेंट है, अब तुम चमकने के लिए तैयार हो जाओ। लिंजिन की ये मीठी मीठी बातों को सुनने के बाद सुजिन लिंजिन के प्यार में गिर जाती है। वो लिंजिन की छाती पे अपनी सिर रखते हुए ब्लासिंग करते हुए मनी मन में कह रही होती है, लिंजिन ने अभी तक जो कुछ भी किया वो सब कुछ सिर्फ मेरे लिए। वो ये सब कुछ सोच रही होती है, पर तभी अचानक से हम सनडे पोल रिनॉल्ड को देखते हैं। वो गिड़गिड़ाते हुए लिंजिन के पैरों के सामने आते हुए रोते हुए कह रहा होता है, मिस्टर क्यून, मैं आपसे भीख मांगता हूँ, मैं आपको 5 मिलियन नहीं, मैं आपको 10 मिलियन युआन दूंगा, पर प्लीज प्लीज वो सब वीडियो को ऑनलाइन पे रिलीज मत करना प्लीज, नहीं तो मेरा करियर पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। पोल रिनॉल्ड की ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन एक स्कैरी फेस बनाते हुए अपनी गंभीर आवाज में कह रहा होता है, वेल, माफ करना, पर अभी ये बहुत ही ज्यादा लेट हो चुका है। तभी सीन शिफ्ट होता है 1 महीने के बाद का सीन दिखा आता है। हम फ्रांस के उसी जगह को देखते हैं जिस जगह पे कल्चरल हेरिटेज फैशन शो हो रहा है। हम स्टेज के ऊपर रहे उस शो के चेयरमैन को देखते हैं। वो सभी के सामने जोर से अनाउंस करते हुए कह रहा होता है, इस साल के विनर है माउंटेन एंड रिवर रिटर्न टू द हार्ट केसी, और इस मास्टरपीस को क्रिएट किया है चाइना की ओमेन मिस सुजिन। वहीं पे चेयरमैन की ये बातों को सुनने के बाद ऑडियंस पे जितने सारे लोग रहता है वो सभी जोर जोर से ताली मारने लगता है। हमें सुजिन को दिखा आती है, वो अपनी प्राइज रिसीव करने के लिए पूरी कॉन्फिडेंट के साथ स्टेज के ऊपर जा रही होती है। वो एक बार मुड़ के ऑडियंस की तरफ देखती है और वही ऑडियंस पर है लिंजिन और उसकी ग्रैंडमा स्माइल करते हुए उसे चेयर अप करती है। और उन दोनों को चेयर अप करता हुआ देखने के बाद सुजिन और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाती है। फिर वो सीधा स्टेज पे जाके चेयरमैन से प्राइज को रिसीव कर लेती है। फिर उसके बाद ही वो अपनी डिजाइन केसी के बारे में पूरी दुनिया के सामने अपनी नॉलेज शेयर करती है। उसके साथ ही साथ वो ये भी कहती है कि उसकी बुरी वक्त पे लिंजिन ने उसे कैसे मदद किया था। उसकी ये बातें को सुनने के बाद ऑडियंस पे रहे लिंजिन अपने हाथ को हिलाते हुए स्माइल करता है। सीन शिफ्ट होता है कुछ मिनट के बाद का सीन दिखा आता है। उस फैशन शो के जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन था वो खत्म हो चुका होता है, पर तभी अचानक से हमें दिखा होता है कि शो खत्म होने के बाद ही बहुत सारे लोग सुजिन की केसी को खरीदने के लिए सुजिन को घेर लिया होता है। वहीं पे एक बंदा कह रहा होता है, मिस सू, मैं आपकी ये डिजाइन को $500 मिलियन से परचेस करना चाहता हूँ, ये डिजाइन मेरे कंपनी के लिए एकदम परफेक्ट है। तभी एक दूसरा बंदा कह रहा होता है, मिस सू, आप सिर्फ आपकी डिजाइन की प्राइस बताइए, ये आइटम मेरे म्यूजियम की मास्टरपीस बनेगा। वो सभी की ये बातों को सुनने के बाद सुजिन कह रही होती है, आप सभी की ये ऑफर के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, पर मुझे माफ करना, मैं आप सभी की ये ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर सकती, क्योंकि ये केसी को यूज करते हुए मैं एक कपड़े बनाने वाली हूँ और ये कपड़े मैं लिंजिन को गिफ्ट के तौर पे देने वाली हूँ।
तभी सुजिन की ये बातों को सुनने के बाद भाई पे जितने सारे लोग रहता है वो सभी शॉक हो जाता है। एक बंदा शॉक होता है, कह रहा होता है कि इस तरह के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रीसियस वर्क, ये डिजाइन पे माउंटेन और रिवर के स्पिरिचुअल एसेंस है, दुनिया के फर्स्ट गोल्डन प्राइज हासिल किया है, वो असल में ये डिजाइन को यूज करते हुए आउटफिट बनाना चाहती है। वहीं पे एक दूसरा बंदा कह रहा होता है ये एक वंस इन ए लाइफ टाइम आर्टिस्टिक ट्रेजर है, इस तरह के कपड़े बनाना क्या ये वेस्ट नहीं हो जाएगा। और वही बोसबी के साइड पर हमें लिंजिन को दिखा आता है। वो सुजिन की कान में आके धीमे शब्द में कह रहा होता है, सुजिन ये आइटम बहुत ही ज्यादा प्रीसियस है, तुमने इस डिजाइन को बनाने के लिए कड़ी मेहनत किया है। लिंजिन की ये बातों को सुनने के बाद सुजिन लिंजिन की तरफ आगे बढ़ रही होती है, पर गलती से फिसल के गिरने लगती है। पर समय रहते लिंजिन सुजिन को कस के पकड़ते हुए कह रहा होता है, संभल के। पर हमें सुजिन को दिखा आती है, वो एक नोटिस स्माइल करते हुए कह रही होती है, इस समय मैं जानबूझ के तुम्हारे ऊपर गिरने वाली थी। फिर उसके बाद ही वो अचानक से सभी के सामने लिंजिन को गले से हग करके लिंजिन को किस करने लगती है। एक छोटी सी स्माइल करते हुए कह रही होती है, मेरी बनाई हुई केसी की कपड़े पहनने के लिए सिर्फ तुम ही उड़ती हो, और सिर्फ तुम ही हो जो सच में हमारी माउंटेन और रिवर को वापस घर ले आ सकते हो। तभी सीन शिफ्ट रहता है, में कुछ दिनों के बाद का सीन दिखा आता है। हम एक माउंटेन एरिया को देखते हैं जो पूरी तरीके से बर्फ से ढका हुआ रहता है, और उसी जगह पे एक कार रुका हुआ रहता है जो खराब हो चुका होता है। उस कार के सामने से धुआं निकल रहा होता है, और ये कार किसी और का नहीं बल्कि लिंजिन का रहता है। वो मनी मन में कह रहा होता है, डैम इट, ये कार तो पूरी तरीके से टूट चुका है, सच में इस कंट्री की कार रेंटल कंपनी पूरी तरीके से स्कैम है। वो ये सब कुछ कह रहा होता है, पर तभी अचानक से उसे कुछ दिन पहले की बातें याद आने लगता है, जहाँ पे उसका गेमर दोस्त कह रहा होता है, लिंजिन हमारी टीम ने वर्ल्ड चैंपियनशिप फाइनल पे जगह हासिल किया है, और ये जो फाइनल है वो आइस कंट्री पे होने वाला है। मैं कल ही मेरे टीममेट के साथ निकलने वाला हूँ। ये रहा तेरा प्लेन टिकट और मैच टिकट, मेरे गेम देखने के लिए जरूर आना, ठीक है। अपने दोस्त की ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन अपने दोस्त के पास से दोनों टिकट लेते हुए कह रहा होता है, जरूर, अब जब जूतोंग, पूजी और जिनहाओ बिजी है तो मैं तो सिर्फ अकेला हूँ जो तुझे सपोर्ट करूंगा। अच्छा ठीक है, मैं जरूर जाऊंगा तेरे गेम को देखने के लिए। सीन शिफ्ट रहता है, मैं लिंजिन को दिखाता है, वो आइस कंट्री पे आ गया होता है। वो अरोड़ा देखने के लिए एक कार रेंट करता है। तभी सीन प्रेजेंट पे आता है। लिंजिन मनी मन में कह रहा होता है, इस तरीके से अरोड़ा देखने के चक्कर में मैंने चेक ही नहीं किया कि कार सही है या फिर नहीं, और इस तरीके से मैं लंबे समय से इसी जगह पे फंसा हुआ हूँ। वो ये सब कुछ सोच रहा होता है, पर तभी अचानक से वो नोटिस करता है कि साइड पे कोई चीज पड़ा हुआ है। वो दौड़ के वो चीज की तरफ जाता है। जब वो ध्यान से ऑब्जर्व करता है तो उसे पता चलता है कि वो कोई चीज नहीं बल्कि एक बेहोश लड़की पड़ी हुई रहती है, जो ऑलमोस्ट बर्फ से ढक चुकी होती है। ये देखने के बाद लिंजिन मनी मन में कह रहा होता है, क्या एक लड़की, इस तरह के वाइल्ड जगह पे एक बेहोश लड़की कैसे हो सकती है। जब वो उस लड़की के ऊपर से बर्फ को हटाता है तब वो देखता है कि वो लड़की बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल रहती है। लिंजिन उस अनजान लड़की की पल्स को चेक करते हुए कह रहा होता है, इसकी पल्स कमजोर है और इसकी ठंड बॉडी की गहराई तक जा चुकी है, मुझे अभी इसके एक्यूपंक्चर पॉइंट पे प्रेस करके उसे जगाना होगा। पर इस लड़की की कपड़े बहुत ज्यादा मोटी है, जब तक मैं इस लड़की की कपड़े को रिमूव नहीं कर पाता हूँ तब तक मैं इस लड़की को मदद नहीं कर पाऊंगा। फिर उसके बाद लिंजिन उस लड़की को ट्रीटमेंट करने के लिए उस लड़की की जब ऊपर के कपड़े को रिमूव करता है तब वो देखता है कि वो लड़की नीचे की कपड़े चेरी चेरी रहती है। फिर उसके बाद ही वो अपने सिस्टम का दिया हुआ रिवार्ड मेडिकल स्किल को यूज करते हुए उस लड़की को क्योर करने लगता है। तभी सीन शिफ्ट रहता है, मैं कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। लिंजिन के ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के बाद वो लड़की अपनी होश पे आ जाती है। वो धीरे धीरे अपनी आंख खोलती है। ये देखने के बाद लिंजिन कह रहा होता है, ओह तो तुम उठ गई, तुम यहाँ पे कैसे आई और तुम यहाँ पे बेहोश कैसे हो गई थी। लिंजिन की ये बातें को सुनने के बाद वो लड़की मनी मन में कह रही होती है, क्या मैं बेहोश हो गई थी, वैसे ये बंदा कौन है। फिर उसके बाद ही वो ये सब कुछ सोचते हुए लिंजिन को कुछ कहने जाती है, पर वो अचानक से रुक जाती है। मनी मन में कह रही होती है, नहीं मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ क्योंकि मेरी वॉइस बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, अगर मैं बात करती हूँ तो वो ज़रूर पहचान लेगा कि मैं प्रिंसेस हूँ, तो इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए मैं बात नहीं कर सकती हूँ। वो ये सब कुछ सोच रही होती है, पर तभी अचानक से हमें दिखा जाता है कि दूसरी तरफ लिंजिन के सिस्टम पे टिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है, कंग्रेचुलेसन होस्ट, एक न्यू स्टनिंग ब्यूटी डिटेक्ट किया गया है, एक न्यू काउंटर अटैक मिशन शुरू हो रहा है। नेम इजाबेला, हाइट 160 सेंटीमीटर, एज 18, वेट 46 kg। होस्ट के ऊपर इजाबेला की करंट फेबिलिटी -10% है। वहीं पे सिस्टम की ये नोटिफिकेशन को देखने के बाद लिंजिन मनी मन में कह रहा होता है, डैम इट, मैंने ऑलरेडी उम्मीद किया था कि सिस्टम जरूर ये काउंटर अटैक मिशन एक्टिवेट करेगा। फिर उसके बाद ही वो ये सब कुछ सोचते हुए इजाबेला को उस जगह से उठाने के लिए इजाबेला के पास जाते हुए कह रहा होता है, चलो मैं तुम्हें यहाँ से लेके जाता हूँ। पर हमें इजाबेला को दिखा आती है, वो लिंजिन को धक्का देके अपने से दूर करने की कोशिश करती है, पर वो खुद ही गलती से फिसल के नीचे गिर जाती है। मनी मन में कह रही थी कि क्या मैं मेरी पैर को मूव भी नहीं कर पा रही हूँ।
वहीं पे इजाबेला की ये कंडीशन को देखने के बाद लिंजिन एक गहरा सांस छोड़ते हुए कह रहा होता है, भगवान जाने तुम कितने लंबे समय से इस गहरी ठंड पे बेहोश पड़ी हुई थी, तुम्हारी ब्लड सर्कुलेशन ठीक से रिकवर नहीं हुई है। फिर उसके बाद ही वो ये सब कुछ कहते हुए इजाबेला की पैर को पकड़ लिया होता है और उसकी पैर को अचानक से पकड़ता हुआ देखने के बाद इजाबेला थोड़ी शॉक हो जाती है, पैनिक हो जाती है। मनी मन में कह रही थी कि क्या ये बंदा क्या कर रहा है, अचानक से वो मेरी पैर को क्यों पकड़ रहा है, मैं डिफेंसलेस हूँ तो इसलिए वो मेरी एडवांटेज लेना चाहता है। पर तभी अचानक से हमें लिंजिन को दिखा आता है, वो इजाबेला की पैर को वार्म करने के लिए अपने लेवल 20 फिजिक्स को यूज करते हुए अपनी बॉडी को बहुत ही ज्यादा हीट करता है और वही हीट को यूज करते हुए इजाबेला की पैर को वार्म करने लगता है। और वही अचानक से लिंजिन के हाथों से वार्म महसूस होते ही इजाबेला थोड़ी शॉक हो जाती है, उसे कंफर्टेबल महसूस हो रही होती है। मनी मन में कह रही होती है, वाह ये कितनी वार्म है, मुझे महसूस हो रही है कि मैं सूरज के सामने आसमान पे उड़ रही हूँ। अरे रुक जाओ, ये तो सन है, हमारी आइस कंट्री के लोग पूरे साल में सिर्फ 2 बार ही सन को देख पाता है। उसके बाद ही वो सूरज को कस के पकड़ लिया होता है। वो उस सूरज के गर्माहट को गहराई तक महसूस करने के लिए अपने कपड़े को धीरे धीरे खोलने लगती है। पर असल में सच तो ये है कि इजाबेला जिस सन को कस के पकड़ के रखी होती है वो सन कुछ और नहीं बल्कि लिंजिन रहता है। वो लिंजिन की शरीर की गर्माहट को सूरज की गर्माहट समझ के अपनी गहराई तक महसूस कर रही होती है। पर तभी अचानक से इजाबेला को कुछ रियलाइज होती है, वो बहुत ही ज्यादा एम्बेरस हो जाती है। मनी मन में कह रही होती है, अरे रुक जाओ, यहाँ पे सूरज कैसे हो सकती है। फिर उसके बाद ही वो ये सब कुछ सोचते हुए जब आंख खुल के सामने देखती है तब वो देखती है कि वो जिसको पकड़ के रखी होती है वो कोई और नहीं बल्कि लिंजिन रहता है। और ये पता होती है वो तेजी की रफ्तार के साथ लिंजिन से दूर हट जाती है और हड़बड़ी के साथ अपने कपड़े से अपने शरीर को ढक रही होती है। तभी इजाबेला को इतना पैनिक देखने के बाद लिंजिन कैजुअली कह रहा होता है, यहाँ पे तुम पहले मुझे कस के पकड़ लिया था, यहाँ पे मेरा कोई गलती नहीं है, ठीक है। वैसे मैंने यहाँ पे वेकेशन पे आया था पर मेरा कार खराब हो गया और तुम्हें बचाना ये पूरी तरीके से कोइंसिडेंट है, तो इसलिए चिंता मत करो, मैं तुम्हें थोड़ा सा भी चोट नहीं पहुंचाऊंगा। और वैसे भी मैं म्यूट गर्ल पसंद नहीं करता हूँ। तभी लिंजिन के मुंह से ये बातें को सुनने के बाद इजाबेला थोड़ी गुस्सा हो जाती है, दांत पीसते हुए मनी मन में कह रही होती है, क्या उसने मुझे एक प्रिंसेस को म्यूट कहा। वो ये सब कुछ सोच रही होती है पर तभी अचानक से वो महसूस करती है कि उसकी पैर सही हो चुकी है, वो चल सकती है। और ये महसूस करती है वो तेजी की रफ्तार के साथ वहां से दौड़ने के लिए तैयार हो जाती है। मनी मन में कह रही होती है, मैं नहीं जानती कि मेरी पैर के साथ क्या हुआ था, पर अब जब सही हो चुका है तो इसलिए मुझे जितना जल्दी हो सके इस अनजान बंदे से दूर भागना ही होगा। पर जब उसकी बिना जूते की खाली पैर बर्फ के ऊपर आती है उसकी पैर थरथर कांपने लगती है और वही ठंड के कारण वो सीधा छलांग लगा के लिंजिन के गोद के ऊपर चढ़ जाती है। और इजाबेला की ये एक्शन को देखने के बाद लिंजिन स्माइल करते हुए कह रहा होता है, क्या हो गया, क्या तुमने ऑलरेडी भागना गिव अप कर दिया है। ये बातें को सुनने के बाद इजाबेला एम्ब्रेस हो जाती है, वो ब्लशिंग करते हुए अपनी फेस को दूसरी तरफ कर लिया होता है। तभी लिंजिन इजाबेला को अपने पीठ पे चढ़ा के वहां से ले जाते हुए कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, अब जब मैंने तुम्हें बचाया है तो चलो मैं तुम्हें सिटी पे लेके जाता हूँ, तुम सिटी पे जाने के बाद जो चाहे वही कर सकती हो। पर हमें लिंजिन के पीठ पे रहे इजाबेला को दिखाती है, वो लिंजिन के बातों को इग्नोर करते हुए लिंजिन के शरीर की गर्माहट को महसूस करते हुए मनी मन में कह रही होती है, वाह कितनी वार्म है। वो ये सब कुछ सोच रही होती है पर तभी अचानक से वो लिंजिन के ऊपर संदेह करने लगती है। मनी मन में कह रही होती है, मैं विश्वास नहीं कर सकती कि तुम इतना काइंड हार्टेड हो, पर चाहे जो भी हो इस बार के लिए ये प्रिंसेस तुम्हें मुझे तुम्हारे पीठ पे कैरी करने के लिए परमिशन देती है और जब मैं एक बार सिटी पे पहुंच जाऊंगी तब मैं तुरंत तुम्हारे हाथ से बच के निकल जाऊंगी। वो ये सब कुछ सोचते हुए लिंजिन की पीठ पे चढ़ के वहां से जा रही होती है पर तभी अचानक से वो दोनों नोटिस करता है कि उन दोनों के सामने बहुत सारे उल्फ कुछ हिरन को मार के खा रहा होता है। तभी अचानक से वो सभी उल्फ का नजर लिंजिन और इजाबेला की तरफ जाता है। तभी वो सभी उल्फ को देखने के बाद लिंजिन के पीछे रहे इजाबेला बहुत ही ज्यादा पैनिक हो जाती है, वो डर के मारे थर थर कांपने लगती है। मनी मन में कह रही होती है, ओह नो ये सही नहीं हो रही है, ये तो पूरे उल्फ का झुंड है। मेरी फादर द किंग ने कहा था कि ये सभी उल्फ बहुत ही ज्यादा फ्यूरियस होता है, क्या आज हम ये सभी उल्फ के खाना बनने वाले हैं। वो ये सब कुछ सोच रही होती है पर तभी अचानक से हम वो सभी उल्फ के लीडर को देखते हैं, वो अपने सभी सबऑर्डिनेट को लेके लिंजिन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। तभी वो सभी उल्फ को आगे बढ़ता हुआ देखने के बाद लिंजिन अपने पीठ पे रहे इजाबेला को छोड़ देता है और वही छोड़ने के कारण इजाबेला धर्म से जमीन पे गिर जाती है। वहीं पे लिंजिन की ये एक्शन को देखने के बाद इजाबेला और भी ज्यादा पैनिक हो जाती है, मनी मन में कह रही होती है, ओह नो ये सही नहीं हो रही है, देख के ऐसा लग रही है कि ये बंदा इतना डर चुका है कि वो दौड़ भी नहीं पा रहा है। वो ये सब कुछ सोच रही होती है पर तभी अचानक से हम वो सभी उल्फ के लीडर को देखते हैं, वो सीधा छलांग लगाते हुए लिंजिन के ऊपर अटैक कर दिया होता है। पर लिंजिन के लिए भी पीछे हटने के लिए कोई रीजन नहीं है, वो सीधा वो सभी उल्फ के लीडर के मुंह को पकड़ लेता है
तभी लिंजिन की ये एक्शन को देखने के बाद, अपने लीडर की ये हालत को देखने के बाद पीछे रहे वो सभी उल्फ के झुंड शॉक हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है कि वो सभी सामने ये क्या देख रहा है। एक पेनी ह्यूमन रेस कब इतना इवॉल्व हो चुका है, इतना स्ट्रांग हो चुका है। और वही वो सभी के सामने लिंजिन के हाथों पे रहे वो सभी के लीडर को दिखा होता है। वो महसूस कर पा रहा होता है, देख पा रहा होता है कि लिंजिन कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, वो एक जंगली शेर है। लिंजिन के लिए उसके दिल में जो खौफ, डर पैदा हुआ है वो अपने शब्दों में बयां कर पाता उससे पहले ही लिंजिन उसके मुंह को पकड़ के 2 हिस्सों में चीर देता है। और अपने लीडर को इतने गंदे तरीके से मरता हुआ देखने के बाद बाकी जितने सारे उल्फ के झुंड रहता है वो सभी लिंजिन के डर के मारे थर थर कांप रहा होता है। पर तभी अचानक से हम लिंजिन को देखते हैं, वो एक उल्फ के सामने आ गया होता है और उस उल्फ के माथे के ऊपर हाथ रखते हुए कह रहा होता है, हे लिटिल उल्फ, क्या तुम सभी हम दोनों को सिटी तक पहुंचने के लिए मदद कर सकते हो। लिंजिन की ये बातों को सुनने के बाद वो उल्फ बाकी सभी उल्फ की तरह दिखता है। तो वो देखता है कि वो सभी उल्फ इतना डर चुका होता है कि वो सभी थर थर कांप रहा होता है, ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा होता है। तभी वो सभी की ये हालत को देखने के बाद लिंजिन के सामने रहे वो उल्फ लिंजिन और इजाबेला को सिटी तक छोड़ने के लिए राजी हो जाता है। और उस उल्फ को राजी होता हुआ देखने के बाद लिंजिन पीछे मुड़ के इजाबेला को थम्स अप करता है। और वही सामने ये अनोखी नजारा को देखने के बाद इजाबेला शॉक हो जाती है, वो कंफ्यूज हो जाती है, वो विश्वास नहीं कर पा रही होती है कि ये सब कुछ कैसे पॉसिबल हो सकती है। वो ये सब कुछ सोच रही होती है, पर तभी अचानक से हम लिंजिन को देखते हैं। वो रस्सी और पेड़ से बहुत सारे लकड़ी इकट्ठा करके एक कैरेज बना दिया होता है और उस कैरेज को खींचने के लिए वो सभी उल्फ के झुंड रहता है। लिंजिन कैरेज के ऊपर बैठ जाता है और इजाबेला की हाथ को पकड़ के इजाबेला को अपनी गोद के ऊपर बैठा लिया होता है और कैरेज को खींचने के लिए वो सभी उल्फ के झुंड को कमांड देता है। तभी लिंजिन की कमांड रिसीव होती है, वो सभी उल्फ के झुंड कैरेज के रस्सी को पकड़ के खींचते हुए लिंजिन और इजाबेला को वहां से लेके जाने लगता है। तभी ये इम्पॉसिबल सरप्राइजिंग चीजों को देखने के बाद, लिंजिन की कैपेबिलिटी को देखने के बाद इजाबेला एडमायरेशन की नजरों से लिंजिन की तरफ देख रही होती है। मन ही मन में कह रही होती है, भले ही ये बंदा थोड़ा अजीब है और ये प्रिंसेस को म्यूट का, पर उसकी ये स्ट्रेंथ की हिसाब से वो ये प्रिंसेस की टेम्पररी बॉडीगार्ड बनने के लिए क्वालिफाइड है, एटलीस्ट जब तक हम सिटी तक पहुंच नहीं जाते। और तभी अचानक से हमें दिखाया जाता है कि लिंजिन के सिस्टम पे डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है, कंग्रेचुलेसन होस्ट, इजाबेला की होस्ट के ऊपर फेवरिटी 15% तक बढ़ गई है। इजाबेला की होस्ट के ऊपर करंट फेवरिटी 5% है। तभी सीन शिफ्ट होता है, कुछ मिनट के बाद का सीन दिखा आता है। हम देखते हैं कि लिंजिन और इजाबेला सिटी के सामने आ गया होता है और वो सभी उल्फ के झुंड लिंजिन को सिटी तक पहुंचने के बाद ही लिंजिन के हाथ से बचने के लिए तेजी के रफ्तार के साथ वहां से भाग के चला जाता है। और वो सभी उल्फ के वहां से जाने के बाद ही लिंजिन और इजाबेला सिटी के अंदर एंटर कर जाता है। वो सभी सिटी की स्ट्रीट पे चलते हुए आसपास के नज़ारे को देखते हुए मनी मन में कह रहा होता है, तो हम फाइनली सिटी के अंदर आ चुके हैं। फिर उसके बाद लिंजिन के पीछे रहे इजाबेला लिंजिन की तरफ देखते हुए मनी मन में कह रही होती है, इस जगह पे बहुत सारे लोग हैं, मुझे मौका मिलते ही इस बंदे से दूर भागना होगा। लिंजिन जब उससे कई मीटर दूर चला जाता है और उस जगह पे बहुत सारे लोगों का भीड़ हो जाता है, मौका मिलते ही इजाबेला उस जगह से जाने लगती है। पर तभी अचानक से उसे खाने की स्मेल महसूस होती है और खाने की स्मेल महसूस होती है भूख के कारण उसकी पेट से गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई देती है। और ये गड़गड़ाहट की आवाज को सुनने के बाद लिंजिन पीछे मुड़ते हुए इजाबेला को कह रहा होता है, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें खाने के लिए कुछ खरीद के देता हूँ। लिंजिन की ये बातें को सुनने के बाद इजाबेला बहुत ही ज्यादा एम्बेरस हो जाती है। वो वहां से भागना तो चाहती है पर खाने की स्मेल उसे भागने नहीं दे रही होती है और यही कारण वो मनी मन में कह रही होती है, डैम इट, मैं भागना तो चाहती हूँ पर मेरी पैर मूव भी नहीं कर रही है। सीन शिफ्ट हो जाता है, कुछ मिनट के बाद का सीन दिखा आता है। लिंजिन ने इजाबेला को बहुत सारे खाना खरीद के दिया होता है और हमें इजाबेला को दिखा आती है वो अपनी खुद की इमेज की परवाह किए बिना राक्षस की तरह खाना खा रही होती है। वो खाते खाते मनी मन में तारीफ करने लगती है कि ये सभी खाने का टेस्ट अपनी रॉयल प्लेस के खाने से भी ज्यादा टेस्टी है। वो ये सब कुछ सोचते हुए खा रही होती है, पर तभी अचानक से जब उसकी नजर सामने लिंजिन की तरफ जाती है उसे याद आती है कि वो अपनी खुद की इमेज की परवाह किए बिना राक्षस की तरह खा रही है और ये रियलाइज होती है वो बहुत ही ज्यादा एम्बेरस हो जाती है। मनी मन में कह रही होती है, ओह नो, ये सही नहीं हो रही है, मैं एक प्रिंसेस हूँ पर मैं राक्षस की तरह खा रही हूँ, मेरी टेम्पररी बॉडीगार्ड जरूर मुझे लेके मजाक करने वाला है। वो ये सब कुछ सोच रही होती है, पर तभी अचानक से हम लिंजिन को देखते हैं। वो इजाबेला की मजाक उड़ाने के बजाय इजाबेला को पानी ऊपर करते हुए कह रहा होता है, अरे तुम धीरे खाओ नहीं तो गले पे अटक जाएगी, ये लो थोड़ी पानी पी लो। वहीं पे लिंजिन की ये बातों को सुनने के बाद, लिंजिन उसे लेके मजाक नहीं कर रहा है ये देखने के बाद इजाबेला थोड़ी शॉक हो जाती है, वो ब्लास्टिंग करने लगती है। फिर उसके बाद ही वो अपनी इमोशन के ऊपर कंट्रोल करते हुए धीरे धीरे खाना खाने लगती है। पर तभी अचानक समय दिखाते हैं कि लिंजिन के सिस्टम पे डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है, कंग्रेचुलेसन होस्ट, इजाबेला की होस्ट के ऊपर फेवरिटी 10% तक बढ़ गई है। इजाबेला की होस्ट के ऊपर करंट फेवरिटी 15% है। वही पे सीन शिफ्ट हो जाता है, आइस कंट्री के रॉयल प्लेस को दिखा आता है और उसी जगह पे हम किंग को देखते हैं। वो एक फाइनेंशियल रिपोर्ट को दूर फेंकते हुए चिल्लाते हुए कह रहा होता है, क्या ये सब कुछ मजाक चल रहा है?
2 दिन गुजर चुका है, 200 से भी ज्यादा रॉयल गार्ड कंटिन्यूअसली काम कर रहा है, पर अभी तक तुम सभी प्रिंसेस को ढूंढ नहीं पाए हो। तुम सभी यूजलेस कचरा करके एक सिंपल काम भी नहीं कर सकते। तभी किंग को इतना गुस्सा देखने के बाद साइड पर एक क्वीन कह रही होती है, बेजॉन प्लीज शांत हो जाओ। क्वीन की ये बातें को सुनने के बाद किंग शांत होने के बजाय और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है, मैं शांत कैसे हो सकता हूँ? अगर कल कमिंग ऑफ एज सेरेमनी पे इजाबेला नहीं आती है तो हम हर वो को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? क्या हम ये कहने वाले हैं कि मैरिज से बचने के लिए प्रिंसेस अपने घर को छोड़ के भाग गई है? किंग की ये बातें को सुनने के बाद क्वीन थोड़ी पैनिक हो जाती है। वो पैनिक होते हुए कह रही होती है, नहीं, ये हम कभी नहीं कह सकते। अगर हार्बो गुस्सा हो जाता है तो वो इंस्टेंटली एंगेजमेंट को तोड़ देगा, और अगर एक बार एंगेजमेंट टूट जाता है तो उसकी फैमिली के फाइनेंशियल सपोर्ट के बिना हमारी रॉयल फैमिली पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तभी किंग अपने सामने रहे एक सोल्जर को कह रहा होता है, मेरी ऑर्डर को फॉलो करते हुए आइस कंट्री के कोने कोने में ढूंढो, चाहे कुछ भी हो जाए, आज प्रिंसेस यहाँ पे होना चाहिए। और अगर तुम सभी प्रिंसेस को ढूंढ नहीं पाते हो तो मैं खुद तुम सभी के सर को धड़ से अलग कर दूंगा। सीन शिफ्ट हो जाता है, कुछ घंटों के बाद का सीन दिखा आता है। हम वही सिटी को देखते हैं जिस सिटी पे लिंजिन और इजाबेला है, पर तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि उस जगह पे प्रिंसेस को ढूंढने के लिए किंग के सोल्जर आ गया होता है। पर तभी अचानक से वो सभी सोल्जर का नजर साइड पर एक दुकान की तरफ जाता है, जिस दुकान पे लिंजिन और इजाबेला बैठी रहती है। इजाबेला को यहाँ पे देखने के बाद वो सभी सोल्जर शॉक हो जाता है, पर जब वो सभी का नजर इजाबेला के सामने रहे लिंजिन की तरफ जाता है, वो सभी लिंजिन के ऊपर संदेह करने लगता है। मनी मन में कह रहा होता है, ये बंदा कौन है? क्या इस बंदे ने प्रिंसेस को किडनैप किया है? फिर उसके बाद ही वो सभी सोल्जर एक साथ मिलकर पीछे से लिंजिन के ऊपर अटैक करते हुए कह रहा होता है, चलो जल्दी से इस बंदे को टेक डाउन करके हमें प्रिंसेस को बचाना होगा। अगर मीडिया ये सब कुछ कैप्चर कर लेता है तो हम पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे। तभी पीछे से वो सभी सोल्जर को लिंजिन के ऊपर अटैक करता हुआ देखने के बाद हमें सामने रहे इजाबेला को दिखा आती है। वो थोड़ी शॉक हो जाती है, मनी मन में कह रही होती है, अरे ये तो मेरी फादर की पर्सनल रॉयल गार्ड है। खत्म, अब ये सभी उस ओल्ड अगली हार्बो से शादी करवाने के लिए मुझे पकड़ के लेके जाएगी। वो ये सब कुछ सोच रही होती है, पर तभी अचानक से हम सामने रहे लिंजिन को देखते। वो महसूस करता है कि कोई उसके ऊपर स्नेक अटैक करने जा रहा है, और ये महसूस करती ही वो इजाबेला को अपने बाहों में लेके तेजी के रफ्तार के साथ उस जगह से गायब हो जाता है, और वो सभी सोल्जर के अटैक को डॉज कर दिया होता है। और लिंजिन को डॉज करता हुआ देखने के बाद भाई पे किंग के जितने सारे रॉयल बॉडीगार्ड रहता है वो सभी शॉक हो जाता है, पर वो सभी आगे और कुछ रिस्पॉन्स कर पाता है उससे पहले ही लिंजिन इजाबेला को अपने बाहों में लेके एक एक करके वहीं पे जितने सारे रॉयल गार्ड रहता है वो सभी को टेक डाउन करने लगता है। और कुछ ही मूवमेंट के अंदर लिंजिन अकेला ही वो सभी रॉयल गार्ड को पूरी तरीके से धराशायी कर देता है।